हेलो बच्चों। आ, हम लोग कल इसके पहले एक क्वेश्चन देखे थे, ये वाला है ना। तो हम लोग सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं। देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको करो एक बार, वीडियो को रोको और इसको पहले सॉल्व करो खुद से, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, ये क्या दिया है, U2 प्लस से Cu प्लस में आया, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ये 0.15। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.52। हमको क्या पूछा है कि फाइंड ई नॉट ऑफ अ हाफ सेल रिएक्शन कॉपर 2 प्लस से कॉपर आने का। तो सबसे पहले कि ये जो रिएक्शन आया है उसको हम लाएंगे, फिर ई नॉट का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे लाएंगे, इस दोनों की मदद से लाएंगे, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है ये देखो, कॉपर 2 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर प्लस में पहुंच गया। फिर सेकेंड वाले में क्या है, कॉपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया और कहाँ पहुंच गए, कॉपर में। तो इसको हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड किए तो क्या मिला, कॉपर 2 प्लस, फिर कॉपर प्लस, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस, फिर कॉपर। ये कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बना, कॉपर 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, फिर कॉपर बन गया। तो देखो फाइनल रिएक्शन हमको यही चाहिए था और यही वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये रिएक्शन हमको लाना है ना। कैसे लाएंगे, कैसे लाए, इसको हम दोनों को ऐड करके ला सकते हैं। तो जब दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है, इसमें डायरेक्टली ऐड, जैसे इसके लिए ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, इसके लिए ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते इसको हम, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली ऐड करके इसके लिए ई नॉट का वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ई नॉट है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमको हेल्प लेना पड़ेगा डेल्टा जी का, क्योंकि डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इसके लिए डिफाइन करते हैं डेल्टा जी1, इसके लिए डेल्टा जी2, और इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, डेल्टा जी3। तो चलो क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा जी3 इक्वल्स टू डेल्टा जी1 प्लस डेल्टा जी2। दोनों को ऐड करने से ये वाला मिला है, इसलिए ये फॉर्मेट लिख सकते हैं। तो देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई। तो माइनस एन एफ, हम इसके लिए इसको बोलते हैं E1, इसको E2, और इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, E3। और हमको यही निकालना है ना। ई नॉट ले लगा देते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में हमको निकालना है। तो एन एफ ई नॉट 3 इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट 1, फिर माइनस एन एफ ई नॉट 2। यहाँ से देखो एन का वैल्यू 3 वाले रिएक्शन कौन सा है, ये वाला रिएक्शन है 3, है ना। ये तीसरा रिएक्शन है, ये हमारा सेकेंड रिएक्शन है, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हुआ है, 2। फिर एफ एज इट इज, फिर ई नॉट 3, ये निकालना है हमको। माइनस एन एफ ई, ये कौन सा वाला है, पहला वाला। पहला वाले में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, तो -1 एन एफ ई 1, ठीक है, ई नॉट। फिर माइनस एन का वैल्यू क्या है सेकेंड वाले रिएक्शन में, यहाँ भी 1 है, इंटू एफ इंटू ई नॉट 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, एफ 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 गया, यहाँ से क्या बना, यहाँ से 2 ई नॉट 3, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2, और ई नॉट 3 को हम बोल सकते हैं कि ये ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, ई नॉट 1 किसका वैल्यू है, ये वाला कितना है 0.15, प्लस ई नॉट 2 का वैल्यू कितना है 0.52, ठीक है। फिर अपॉन में क्या आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई नॉट 3। यहाँ से क्या बना, 5 2 7 5 1 6, 0.67 अपॉन 2, है ना। तो यहाँ से क्या बन गया, 0.672, है ना, 0.3 लमसम है इसका हो जाएगा, इतना बोल सही है। तो ऐसे निकालेंगे, है ना, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन देख लो एक बार, समझ में आया क्या। तो चलो इसके हम आगे जाते हैं। देखिए, अब हमारा टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। बताए थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होता है, 2 टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड और सेकेंड इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनएक्टिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड में देखो, इनर्ट इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ग्रेफाइट एक्ट ओनली एज इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन 2 हाफ ऑफ सेल
एंड डू नॉट इन्वॉल्व इन अ सेल रिएक्शन। सही है, इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है केवल इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन वहीं पे एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, विच टेक पार्ट इन सेल रिएक्शन एंड ऑल्सो एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर, जैसे जिंक हो गया, कॉपर रॉड हो गया डैनियल सेल में। ठीक है, तो ये तो पहले बता चुके थे, है ना, सिंपल है। आ जाओ अब हम लोग क्या आते हैं सॉल्ट ब्रिज पे, है ना। सॉल्ट ब्रिज में हम समझाए थे कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो यहाँ से देखो, सॉल्ट ब्रिज में सबसे पहले कुछ बात को एक्सप्लेन करना था, क्या कि जैसे देखो सॉल्ट ब्रिज में ये लिए थे ना, यहाँ रॉड लगाए थे, ये दूसरा रॉड लगाए थे, क्या डाले थे, डैनियल सेल का एग्जांपल लिए थे ना, तो जिंक सल्फेट यहाँ बोले थे, और ये क्या था, जिंक, यहाँ क्या था, कॉपर, और इधर क्या था, कॉपर सल्फेट। सही है, ये क्या था, कॉपर सल्फेट, कॉपर कॉपर सल्फेट। यहाँ से देखो क्या था ये, जैसे ही जिंक रॉड को हम डालें तो इसका टेंडेंसी क्या है, जिंक 2+ बनने का। ठीक है, यहाँ से जिंक 2+ बनेगा, जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा, और यहाँ टेंडेंसी क्या है कि कॉपर 2+ कॉपर में जाएगा, कॉपर 2+ कॉपर में जाएगा यहाँ से। तो यहाँ जो जिंक 2+ यहाँ से गया, यहाँ जिंक 2+ में गया, तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन जो निकाला वो यहीं पे इलेक्ट्रॉन को रख दिया रॉड पे ही, और कॉपर तो यहाँ जो सोल्यूशन में कॉपर 2+ है वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस रॉड से इलेक्ट्रॉन लेता है। कॉपर 2+ रॉड का इलेक्ट्रॉन लेगा, तो रॉड किसका है, कॉपर का, तो कॉपर पे इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएगा, कमी। तो यहाँ पे कमी की वजह से कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। तो अब देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लिया, तो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो अब जैसे ही इसको वायर से हम कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मूवमेंट करना चालू करेगा, क्योंकि यहाँ इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइनस से कहा जाएगा प्लस की तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा, फिर करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो ये सिस्टम है ना। यहाँ जो हुआ है वो क्या हो गया, रॉड जिंक 2+ में गया, तो ये एनोड पार्ट था, ये कौन सा पार्ट है, कैथोड पार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब देखो क्या यहाँ पे दिक्कत क्या आया था, जैसे ये रॉड अभी क्या किया, जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ, मतलब सोल्यूशन में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में सल्फेट और जिंक का क्वांटिटी अब इक्वल है ना। लेकिन जब रॉड ऑक्सीडेशन करना चालू करेगा तो जिंक 2+ का कंसंट्रेशन इसमें बढ़ेगा, जिंक 2+ का आयंस का मोल अमाउंट बढ़ेगा, उससे क्या होगा, सोल्यूशन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होना चालू हो जाएगा। सोल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज और रॉड पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, है ना, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, प्लस और माइनस, प्लस कौन सा, सोल्यूशन पे प्लस चार्ज और रॉड पे नेगेटिव चार्ज, उसके बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वहाँ भी सेम था कि कॉपर 2+, इधर 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 क्या है, इधर कमी पड़ गया ना कॉपर 2+ का, क्योंकि कॉपर 2+ कहाँ चला गया, रिडक्शन होकर रॉड पे, इसमें कॉपर 2+ कम पड़ गया, मतलब सोल्यूशन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज और रॉड हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ, जिसको पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एनोड का ये पोटेंशियल है, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देंगे, इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोल देंगे। तो होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाना चालू किया, तो यहाँ पे जो रॉड जिंक 2+ में जा रहा है, तो जब ये कुछ समय बीत जाएगा तो यहाँ पे जिंक एकदम इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जिंक 2+ में जा रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि हम ज़्यादा मात्रा में जिंक 2+ बन जाता है और ये लेयर के फॉर्म में यहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लेयर बनता है ना, तो लेयर जो बनता है तो वो फ्रेश आगे फर्दर जो जिंक 2+ में बनना चाह रहा था उसको ये बनने से रोक देता है ना। तो ये जो जिंक 2+ है, यहाँ से जिंक 2+ में बनेगा, तो ये रिपिल मारता है इसको, उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होने देता जिंक को जिंक 2+ में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये सेल काम करना कुछ देर के बाद बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक लेयर टाइप का यहाँ बना देता है ना, ये लेयर बनता है, तो फिर फ्रेशली जो जिंक से जिंक 2+ आना है उसको आने से रोक देता है। तो जैसे ही रोकेगा तो इलेक्ट्रॉन फिर निकलना बंद, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो करंट फ्लो करेगा नहीं, तो हम फिर इसका यूज नहीं कर सकते, सेल काम करना यहाँ पे बंद कर देता है। और इसी प्रॉब्लम को हम लोग लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे जिंक का लेयर बन गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, है ना, सोल्यूशन पे चार्ज
पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये कंडीशन क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इसको हम बोलेंगे, क्योंकि तो एक अलग टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, सॉल्ट ब्रिज बताए थे। और सॉल्ट ब्रिज में क्या यूज करते हैं, जनरली KCl सोल्यूशन यूज करते हैं। इसमें से Cl पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, तो माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, अब यहाँ पे है जिंक 2+ का लेयर है, जो कि जिंक नया वाला जिंक से जिंक 2+ बनने से रोक रहा है, तभी तो सेल काम करना बंद कर दिया। तो ये KCl में माइनस वाला चार्ज कहाँ जाता है, इसके पास, ताकि एक्स्ट्रा जो भी जिंक 2+ यहाँ पे क्रिएट हो गया है उसको क्या करे, हटा दे। जैसे ही हटाएगा तो फिर से जिंक 2+ बनना चालू कर देगा, तो हमारा सेल काम करना चालू कर देता है। अच्छा, यहाँ भी वही सेम कंडीशन, जैसे ही कॉपर सोल्यूशन से कॉपर 2+ ऊपर गया, तो फिर सोल्यूशन में कॉपर 2+ कम हो गया, तो नेगेटिवली चार्ज ये क्रिएट हो जाता है सोल्यूशन में। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज का लेयर बन गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन ज़्यादा हो जाता है। तो फिर से इसको मिनिमाइज करने के लिए जितना कॉपर 2+ यहाँ से गायब हुआ, एक लेयर बनाया, तो यहाँ पे क्या आया, फिर K+ उधर से आता है, फिर इसको जितना कॉपर 2+ कम पड़ गया उसको मिनिमाइज करके फिर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो इसी को बोलते, यही है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, ठीक है। और इसमें क्या यूज करते हैं, KCl। तो KCl कैसा है, सोल्यूशन के फॉर्म में होता है ना, एक्वस के फॉर्म में होता है। तो ये अगर इसको हम डायरेक्टली डाल दें तो वो तुरंत नीचे आ जाएगा सोल्यूशन के अंदर। तो इसको हम पेस्ट बना के डालते हैं सेमी सॉलिड के फॉर्म में, है ना, तो जेली लाइक सब्सटेंस। तो इसको हम अगर पेस्ट के साथ इसको मिक्स करते हैं, ड्राइड वगैरह बोलते हैं। सॉल्ट ब्रिज का यही काम है। आ जाओ अपने टॉपिक पे। सॉल्ट ब्रिज को हम समझा चुके हैं, क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है, फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। तो सबसे पहले इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट फिल्ड विथ हाईली विस्कस जेल लाइक सॉल्यूशन विथ अगर अगर और ड्राइड। बताया है कि यू ट्यूब टाइप का ये इसका शेप होता है, यू शेप टाइप का ट्यूब होता है, जो उल्टा डालते हैं इस टाइप से, है ना, सॉल्ट ब्रिज इसी को बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट फिल किया रहता है, जो कि कैसा होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, हाईली विस्कस होता है। अगर हाईली विस्कस नहीं रहेगा तो तुरंत लिक्विड नीचे आ जाएगा ना। विस्कस मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा, लेयर के बीच में जो सोल्यूशन है उससे लेयर के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा हो गया। जैसे पानी और शहद है, पानी को नीचे में फैलाए और शहद को नीचे में फैलाए तो पानी जल्दी फ्लो करता है, क्यों, क्योंकि लिक्विड और लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है तो उसमें कम होता है, विस्कोसिटी कम हुआ वाटर के लिए, लेकिन शहद के लिए विस्कोसिटी ज़्यादा हो गया। तो आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहला फंक्शन क्या है, देखो, टू मेंटेन एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, अभी बताया है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखता है और न्यूट्रलिटी वगैरह मेंटेन करता है, ठीक है। सेकेंड देखो पॉइंट, टू मेंटेन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, अभी बताया है, मेंटेन नहीं मिनिमाइज करता है ना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। अच्छा देखो इधर, आयंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूज थ्रू जेल लाइक सॉल्यूशन एंड मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो इसमें से जो KCl हम फिल किए थे, जब इसका हम पेस्ट बना के इसमें डाल देते हैं तो KCl यहाँ से डिफ्यूज करता है, धीरे धीरे जाता है ना, ऐसा नहीं कि तुरंत फ्लो कर जाता है, एकदम धीरे धीरे इसे पास करके और इसका जो काम है वो करता है ना, न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करना, जो काम है इसका अपना करता है ना, तीसरा वाला पॉइंट। फिर चौथा क्या है, salt bridge does not allow the bulk flow of component of anode to cathode and vice versa. However, a minor diffusion of component of anode or cathode can occur through salt bridge. का मतलब समझ में आया, सॉल्ट ब्रिज जैसे ये लगा होता है ना, तो ये कहाँ लगा होता है, कंटेनर के अंदर, इधर है कैथोड का कंपोनेंट, इधर है एनोड का कंपोनेंट। तो इससे एनोड और कैथोड का कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में पास नहीं करता, बल्क फ्लो नहीं करता। सब डला हुआ है तो हो सकता है ना कि इससे पास कर जाए, तो ज्यादा मात्रा में पास नहीं करता, बल्क फ्लो नहीं करता, थोड़ा बहुत डिफ्यूजन हो सकता है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। However, a minor diffusion of component of anode or cathode can occur through salt bridge. ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ से देखो पांचवा पॉइंट क्या है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, जैसे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बताया ना, एक तो ऐसे भी होता है, एक और हम इसमें ऐड करना चाहेंगे। जैसे एक नॉर्मल सोल्यूशन जैसे हम मान लो लेते हैं और यहाँ पे हम पोरस वॉल लगा देते हैं इस टाइप से, और इधर सोल्यूशन फिल करो, इधर भी सोल्यूशन है,
ये पोरस वाल है जिससे कंपोनेंट इधर से उधर जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है ना। और क्या, इसमें जो कंपोनेंट फिल है वो मान लेते हैं ए प्लस और एक्स माइनस, कंपाउंड जो फिल है ना इलेक्ट्रोलाइट। और इधर मान लेते हैं ई प्लस और वाई माइनस, ठीक है। और इसमें और क्या माने, कंसंट्रेशन इसका ले लेते हैं C2 और इसका C1। C2 इज ग्रेटर देन C1 है ना, कंसंट्रेशन C2 वाले का यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक। तो क्या होगा कि जब हम इस टाइप का सोल्यूशन लेते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कंपोनेंट मूव करना चालू करता है। तो जैसे बी प्लस और वाई माइनस है एक के फॉर्म में, और यहाँ क्या है ए प्लस और एक्स माइनस एक के फॉर्म में। तो यहाँ से ये y माइनस और b माइनस का मोबिलिटी पे डिपेंड करता है ना। अगर मान लेते हैं कि दोनों का मोबिलिटी सेम है मूव करने का, तो जो मोबिलिटी सेम है तो दोनों इस वाल से, क्योंकि कंसंट्रेशन हाई इधर है इधर लो है, तो इधर से उधर मूव करना चालू करेगा। तो b प्लस और y माइनस दोनों कंपोनेंट इक्वली अमाउंट में इधर से उधर जाने की कोशिश करेगा, है ना, यहाँ डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो क्या होता है कि अगर कंपोनेंट का, दोनों कंपोनेंट का मोबिलिटी सेम है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि मोबिलिटी मान लेते हैं y माइनस का ज़्यादा है, किससे, मोबिलिटी ऑफ किसका, b प्लस से। y माइनस का अगर मोबिलिटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, y माइनस तुरंत जाके इधर से इधर क्रॉस कर देगा, है ना। y माइनस जल्दी क्रॉस करेगा और b प्लस पीछे ही रह जाएगा। तो जो y माइनस इधर डिफ्यूज किया उसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है, इधर माइनस चार्ज क्रिएट हो जाता है ना, इधर माइनस चार्ज क्रिएट हो जाता है। और इधर जो b प्लस इधर ही रुका रह गया तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है। देखो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो ये हमको नहीं चाहिए होता है, ये पोटेंशियल हमको नहीं चाहिए होता है ना, इसका कोई यूज नहीं है। तो सिंपल ये सॉल्यूशन था, इसमें से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना था, लेकिन मोबिलिटी डिफरेंस की वजह से ऐसा क्रिएट हो गया। और इसको क्या बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, है ना। तो ऐसे भी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है ना, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ऐसे भी क्रिएट होता है, ठीक। तो ये अनडिजायरेबल पोटेंशियल हो गया, जो हमको नहीं चाहिए होता है, फिर भी ये क्रिएट होता है ड्यू टू मोबिलिटी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो भी हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। चलो पांचवा पॉइंट देखो क्या है, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नीडेड फॉर अ गैल्वेनिक सेल इन विच अ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ इज प्रेजेंट। देखो ये वाला P2 यहाँ पे नहीं है, इसका P2 यहाँ पे है। थोड़ा सा ओवर भी देते हैं इसमें। देखो कंसंट्रेशन सेल अभी आएगा आगे, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं होता क्या है। कंसंट्रेशन सेल होता है ना, इसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। ये दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जो भी हम, जैसे मान लो ये वाला जिंक और जिंक सल्फेट लेते थे ना, सॉल्ट ब्रिज लगाओ, इधर जिंक सल्फेट लो और इधर जिंक डालो। तो देखो हम क्या करते हैं कि एनोड में जो एलिमेंट हम यूज किए हैं सेम एलिमेंट हम कैथोड में भी यूज करते हैं। जो एलिमेंट हम इधर यूज किए हैं सेम एलिमेंट हम इधर भी यूज करते हैं, बस। तो जब हम सेम ले लिए तो फिर काम कैसे कर रहा है ये सेल, है ना। सेम ले लेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दोनों का सेम हो जाएगा, एक का प्लस में तो एक का माइनस में। तो काम कैसे करता है, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। अगर हम आयंस का बात करते हैं तो कंसंट्रेशन, अगर इलेक्ट्रोड का बात करते हैं, इलेक्ट्रोड अभी सॉलिड में है, अगर कोई गैसेस इलेक्ट्रोड होता तो उसका प्रेशर का बात करते हैं। तो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट करता है ना। तो कंसंट्रेशन के कारण ऐसा किया, इसलिए इसको कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। लेकिन एलिमेंट जो है वो एनोड और कैथोड पे सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू कंसंट्रेशन C1 मान लेते हैं, इसका C2। अभी तक इससे पहले एलिमेंट चेंज था, तो हम कंसंट्रेशन सेम करते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलिमेंट चेंज है तो आराम से वहाँ पोटेंशियल आ जाएगा और हमारा सेल काम करना चालू कर देगा। लेकिन जब हम इस टाइप से सेल बनाते हैं कि तो एनोड और कैथोड पे एलिमेंट सेम कर देते हैं, तो हमको क्या चेंज करना पड़ता है, इसका कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन की वजह से ये क्या हुआ, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये सेल काम करना चालू कर देता है, इसलिए इसको कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। जो कि दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में क्या होगा,
इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। देखो इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आगे अभी ये टॉपिक आने वाला है, तो हम जस्ट एग्जांपल दिए। और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे H2 है ना, और HCl कॉमन इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, फिर H2 इधर Pt इधर Pt, तो यहाँ पे HCl जो है ना वो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है ना, तो इसमें इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2, ठीक है। तो अब देखो ये दो टाइप है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग है, इसलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल किसको बोलते हैं? इस वाले पार्ट को। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग अलग है। कंसंट्रेशन बोले तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड गैस के फॉर्म में है, इसलिए प्रेशर का बात करेंगे, तो प्रेशर अलग अलग की वजह से ये भी सेल काम करना चालू कर देता है, ठीक है। देखो एलिमेंट लेके दोनों जगह सेम है, एलिमेंट सेम रहेगा, कंसंट्रेशन अलग अलग रहेगा, आयंस है तो, अगर इलेक्ट्रोड है तो गैसेस में रहेगा तो प्रेशर अलग अलग रहेगा। इस टाइप को बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। चलिए और ज्यादा डीप में इस जब टॉपिक आएगा ना तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये वाले इस वाले पार्ट में सॉल्ट ब्रिज का तो यूज होता है, लेकिन जब हम इसका बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉमन, तो इस कॉमन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इसमें सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही में जो HCl है ना, एक ही में एनोड वाला पार्ट भी रहता है, कैथोड वाला पार्ट भी रहता है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको और ज्यादा डीप में हम लोग जो टॉपिक आएगा तो पढ़ेंगे, इसको हटाते हैं। देखो इसमें तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नीडेड फॉर अ गैल्वेनिक सेल इन विच कॉमन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ इज प्रेजेंट। बताए थे कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, इलेक्ट्रोड नहीं इलेक्ट्रोलाइट कॉमन होना चाहिए, तो हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, HCl इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, इसलिए इसमें सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करते। और ये कौन सा कंसंट्रेशन सेल है? तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि इलेक्ट्रोड का क्या अलग अलग है, P1 और P2, ठीक है। तो नो सॉल्ट ब्रिज इज नीडेड इन सच केस। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, suitable electrolyte of salt bridge should have equal or nearly equal ionic mobility of their ions। बताए थे कि आयनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए, है ना। आयनिक मोबिलिटी सेम नहीं रहेगा तो उसके वजह से भी दिक्कत होता है। आयनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए, जैसे KCl इज सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट फॉर सच पर्पस। KCl में क्या है, K प्लस और Cl माइनस का आयनिक मोबिलिटी सेम है, तो उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा आयनिक मोबिलिटी भी एक टॉपिक है पूरा, तो वहाँ पे टॉपिक आएगा तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे उसको। आगे देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड बी इनर्ट टुवर्ड्स द कंपोनेंट ऑफ एनोड कैथोड पार्ट, नो प्रेसिपिटेशन और नो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम सॉल्ट ब्रिज लिए, सॉल्ट ब्रिज में जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जैसे अभी KCl यूज कर रहे थे, तो क्या होता है कभी कभी कि रिएक्शन में, जैसे इसमें जो भी रॉड यूज किए हैं, अभी हम इसमें क्या किए थे यूज, जिंक सल्फेट, और इसमें सॉल्ट ब्रिज जो यूज किए थे, सॉल्ट ब्रिज में हम क्या यूज किए थे, KCl में माइनस वाला पार्ट इधर आया था, तो जो माइनस वाला पार्ट इधर आया था तो Cl माइनस ऐसा हो सकता है कि सॉल्ट ब्रिज का कंपोनेंट इस वाले सॉल्यूशन से रिएक्शन कर सकता है, तो ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर रिएक्शन करेगा तो फिर आयंस का यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, कमी हो जाएगा ना, रिएक्शन अगर कर लेगा तो रिएक्शन नहीं करना चाहिए जो भी कंपोनेंट यहाँ प्रेजेंट है सॉल्ट में। इसको हमको ध्यान रखते हुए सॉल्ट ब्रिज का यूज करना पड़ता है। तो KCl में जैसे Cl माइनस है और यहाँ पे कोई Ag वाला कंपोनेंट होता है, Ag का कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो AgCl PPT बना लेता, जैसे PPT बनाता है यहाँ पे Ag का कंसंट्रेशन कम होना चालू हो जाता है ना, तो वहाँ पे दिक्कत आना चालू हो जाता है। सॉल्ट ब्रिज में वही कंपोनेंट यूज करेंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम पहले क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर देखो कि वो कैसा है, फिर उसके हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट जो भी हम इसमें यूज कर रहे हैं वो ध्यान रख के यूज करेंगे। तो देखो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज शुड बी इनर्ट टुवर्ड्स द कंपोनेंट ऑफ एनोड और कैथोड, है ना, तो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन हो गया, Ag के साथ अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो सब रिएक्शन नहीं होना चाहिए। KCl कैन नॉट बी यूज्ड इफ एनोड और कैथोड पार्ट्स कंटेन लाइक Pb2+, Ag+, टेलोरियम प्लस, Hg22+ और etc, है ना। तो हम क्या अभी बताए थे Ag वाला पार्ट, तो Pb2+, Ag+, Tl+ और Hg22+, ये सब कंपोनेंट रहा तो हम लोग KCl को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब के साथ KCl PPT वगैरह बना डालता है ना, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। तो अदरवाइज प्रेसिपिटेशन विल अकर, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का कंपोनेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देन KNO3, NH4, NO3 etc में बी यूज्ड इन सच केस।
जैसे ये सब ले लिए तो आप KCl तो यूज कर सकते हैं नहीं, तो फिर क्या यूज करेंगे, KNO3 वगैरह का यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रेट का जनरली सॉल्ट सोल्यूबल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ना, इसके बाद जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा देखो क्या है, यहाँ पे हम बताए थे कि हाफ सेल रिडक्शन वाला का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल निकाल करके एक सीरीज में दिखाते हैं। अब वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होता है, रिडक्शन वाला। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू को हम अरेंज करते हैं, रिडक्शन ही होना चाहिए है ना, ऑक्सीडेशन नहीं। तो रिडक्शन वाला में हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एलिमेंट चेंज कर करके और फिर उसको एक सीरीज में दिखा देते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे हमको बहुत चीज़ पता चलता है कि क्या क्या इसका यूज है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले है हमारे पास लिथियम प्लस। तो लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन लिया, कहाँ चला गया, Li प्लस है ना। फिर K प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चला गया, K में। और कैल्शियम 2 प्लस कहाँ चला गया। तो देखो इस सब में रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड में है। इस साइड में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब, रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को वो ले रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चला जा रहा है, अपना ऑक्सीडेशन को कम कर दे रहा है, तो रिडक्शन हो जा रहा है। सब में कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। तो हम पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी एलिमेंट का हम जो सीरीज बनाए हैं वो सब कौन सा रिएक्शन शो करता है, रिडक्शन शो करता है। मतलब इसका पोटेंशियल जो आएगा वो कौन सा आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। और वो रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब जो आयंस है ना सब 1 मोलरिटी पे है ना। तो कोई गैस वाला पार्ट है तो 1 बार प्रेशर पे है, तो कंडीशन फिक्स है ये सबका कि हम 1 मोलरिटी ही लेंगे, तभी ये वाला वैल्यू सब जो भी करेगा, जो भी अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट करता है कि हाँ इसका हमको चेक करना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आया है वो कैसा है, तो हम क्या करेंगे, वो फिक्स करेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड स्टेट पे है ना। जो भी आयंस है उसका 1 मोलरिटी लेंगे तभी ये वाला वैल्यू आएगा। सबसे पहले लिथियम पोटेशियम है ना, ऐसा करते करते यहाँ पहुंचे। फिर इसमें देखो हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे 0.00, ये हमारा कैसा है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसको हम हाइड्रोजन को बनाए थे, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना। और इसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0.00। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0.00 है ना। उसके बाद कॉपर Ag नाइट्रेट हो गया, फिर ब्रोमीन हो गया है ना, MnO2 हो गया, Au हो गया, गोल्ड वगैरह हो गया ना। उसके बाद F2 हो गया। तो यहाँ से हम क्या समझे, देखो पहला चीज, पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि जिसका SRP वैल्यू ज्यादा, ऐसा क्वेश्चन हम करवा रखे हैं कि जिसका SRP वैल्यू ज्यादा उसका हम बनाएंगे कैथोड, और जिसका SRP वैल्यू कम उसका बनाएंगे एनोड। इस वाले पॉइंट को सबसे पहले लिख लो है ना, कॉपी के फ्रंट पेज में ऊपर में क्या बोले कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका SRP वैल्यू सबसे इसका SRP वैल्यू ज्यादा होता है, जैसे मान लो 2 को हम एलिमेंट को लिए, 2 एलिमेंट यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं, K प्लस ले लिए और इधर से Hg2 प्लस ले लिए है ना। तो हम मान लो ये वाला लिए और ये वाला लिए, 2 एलिमेंट ले लो, तो क्या होता है ना कि दोनों को हम लोग को बनाना होता है सेल, किसको एनोड पे रखे, किसको कैथोड पे रखे। सीख लो ट्रिक क्या है कि जिसका SRP वैल्यू ज्यादा होगा उसका बनाएंगे कैथोड, जिसका SRP वैल्यू कम होगा उसका बनाएंगे एनोड। सिंपल लॉजिक क्या है कि जिसका SRP वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या, कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब वो क्या करना चाह रहा है, रिडक्शन करना चाह रहा है। तो अगर रिडक्शन करना चाह रहा है तो उसका SRP वैल्यू ज्यादा होगा, तो कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। इसलिए हम ये ट्रिक बना दिए कि कैथोड पे SRP वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका रखेंगे, उस वाले एलिमेंट को रखेंगे ताकि रिडक्शन वहां पे उसी का हो है ना। जैसे डैनियल सेल में हम किसका एग्जांपल लिए थे, जिंक और कॉपर का। तो देखो जिंक 2 प्लस से जिंक में आए तो -0.76 और कॉपर 2 प्लस से कॉपर में आए तो 0.34। बताओ इसका है 0.34, इसका है -0.76, तो बताओ किसका SRP वैल्यू ज्यादा है, इसका ज्यादा है। इसलिए हम कैथोड पे कॉपर को रखते हैं और एनोड पे जिंक को रखते हैं। तो जो कंप्लीट सेल बनता है उसका 1.1 पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो कितना आता है, 1.1 वोल्ट।
ठीक है, तो ये सेल पोटेंशियल आ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं, और सेल पोटेंशियल कैसा आना चाहिए, सेल पोटेंशियल कैसा आना चाहिए, सेल पोटेंशियल आना चाहिए निगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव में। सेल पोटेंशियल कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव में, तभी पॉजिटिव, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, प्लस माइनस माइनस, तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा फॉर अ वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। अगर सेल को काम करना है, वर्किंग करना है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव के लिए ई का वैल्यू पॉजिटिव होना जरूरी है, और ई का वैल्यू पॉजिटिव तभी होगा जब हम कैथोड पे एसआरपी जिसका ज्यादा रहेगा उसको रखेंगे, जिसका एसआरपी कम रहेगा उसको हम एनोड पे रखेंगे, तब जाके जो सेल बनेगा वो हमारा काम करेगा। ठीक है, अगर उसको उल्टा रख देंगे तो देखो, अगर इसको उल्टा रखते ना, कॉपर को हम रख देते एनोड पे और इसको रख देते कैथोड पे, तो जो ई का वैल्यू आता वो कैसा आता, वो ई का वैल्यू आता ना वो नेगेटिव में आता, तो नेगेटिव आता तो डेल्टा जी पॉजिटिव, तो डेल्टा जी पॉजिटिव तो हमारा सेल काम करना बंद कर देता। चलो, तो सबसे पहले एक चीज क्या समझे यहाँ से कि जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा, जैसे एसआरपी वैल्यू इधर है नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ तक आए और इसका हो गया जीरो, उसके बाद कहाँ चला गया, पॉजिटिव में चला गया। तो ये सब वैल्यू नेगेटिव में है, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव है, मतलब जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वैल्यू कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और वैल्यू ज्यादा हो रहा है, एसआरपी वैल्यू ज्यादा हो रहा है। तो नीचे आए तो एसआरपी वैल्यू ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब समझना, कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं कि अगर F2 से F माइनस में गया तो रिडक्शन हुआ, सबसे पहला पॉइंट। फिर इसका जो वैल्यू है वो 2.87 है, तो एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, F2 का। तो एसआरपी वैल्यू F2 से F माइनस जाने पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या कि इसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या करना चाह रहा है, F2 से F माइनस में जाना चाह रहा है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन करना जल्दी चाह रहा है, तो F2 से F माइनस में जाएगा। और हम ऐसा बोले कि F माइनस से F2 जाएगा, तो F माइनस से F2 जाना ये नहीं चाह रहा, क्यों, क्योंकि इससे इसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है। अगर F माइनस से F2 जाता, तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा रहता तब ये F माइनस से F2 में जाता। अभी क्या है, इसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये रिडक्शन करना चाह रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं। तो F2 से F माइनस में जाने से रिडक्शन होता है, इसलिए F2 से ये F माइनस जाना चाहता है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो F2 से F माइनस में गया तो रिडक्शन कर गया। तो अगर ये रिडक्शन कर रहा है तो इसके साथ जो सामने दो हाफ सेल होता है, तो अगर ये कैथोड पे है तो एनोड पे तो होगा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि खुद का क्या हो गया है, रिडक्शन, तो सामने वाला का ऑक्सीडेशन, सामने वाला का जो ये करेगा ऑक्सीडेशन, उसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम जानते भी है कि F2 जो होता है वो मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बताओ, जब नीचे से ऊपर गए तो एसआरपी वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है ना, धीरे धीरे ये घट रहा है धीरे धीरे। तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी घटेगा, क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पे रिडक्शन करने का टेंडेंसी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो सामने वाला को फिर ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाने पे घटेगा। तो देखो यहाँ क्या लिखे हैं कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऊपर से नीचे आते हैं, अभी बताए ना कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एसआरपी वैल्यू बढ़ेगा, तो रिडक्शन करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है, किसका, F2 से F माइनस गया, Au3 प्लस से Au गया, MnO2 से Mn2 प्लस गया, ऐसे बढ़ता है ना, उल्टा नहीं बोलेंगे, F माइनस का ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं बोलेंगे, F2 का बोलेंगे, जो इधर लिखा हुआ है, जो रिडक्शन करना चाह रहा है। जैसे यहाँ पे है Cu2 प्लस Cu2 प्लस मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग पावर हुआ इसका, मतलब Cu2 प्लस का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हुआ। ठीक है, ऐसे बोलेंगे, Cu2 प्लस Cu को नहीं बोलेंगे, Cu2 प्लस को बोलेंगे। फिर इधर Mg2 प्लस से Mg में गए तो Mg2 प्लस का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो इधर वाला लेते हैं, फिर आ जाओ, तो यहाँ बोल सकते हैं ना कि इसका क्या है, इस वाले पार्ट का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज होते चलता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है। एक और चीज, अब देखो, जिसका एसआरपी वैल्यू कम, एसआरपी वैल्यू कम सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम का। मतलब क्या, इसका मतलब समझना, Li प्लस से Li में जाना ये नहीं चाह रहा है, रिडक्शन करना नहीं चाह रहा, तो क्या चाह रहा है, ये Li से Li प्लस में जाना चाह रहा है, ऑक्सीडेशन करना चाह रहा है। ठीक है, तो Li प्लस से Li क्यों नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जब ऊपर से, जैसे नीचे से ऊपर गए तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, कम, तो एसआरपी वैल्यू कम, रिडक्शन पोटेंशियल कम, तो रिडक्शन करना ये नहीं चाह रहा, तो क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन। तो Li प्लस से Li में रिडक्शन करता है, और वो जो कि वो नहीं करना चाह रहा, मतलब क्या करना चाह रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि Li से Li प्लस बनना ये ज्यादा चाह रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे Li जो है वो मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है,
कैसे? खुद का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। खुद का क्या करना चाह रहा है? ऑक्सीडेशन। तो सामने वाला का क्या करेगा? रिडक्शन। सामने वाला क्या करता है? वो उसका पावर होता है एजेंट की तरह, तो उसको हम क्या बोल देंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा है? Li का। तो अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ। अभी हम किसको लिए थे? इस वाले पार्ट को लिए थे, Li प्लस के प्लस Ca2 प्लस Na प्लस, कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, किसका? इस वाले पार्ट का। लेकिन जब हम नीचे इधर वाला पार्ट में आते हैं तो हम फिर बात करते हैं किसका? रिड्यूसिंग पावर का। तो रिड्यूसिंग पावर किसका होता है? मेटल का, है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो गया? Li का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका सबसे कम एसआरपी वैल्यू है। जब ऊपर से नीचे आए ऐसे करके Hg Ag ये सब आए, F माइनस में आए, Au में आए, तो नीचे आने पे क्या हुआ? रिड्यूसिंग पावर क्या हो गया? घट रहा है ना। सबसे ज्यादा इसका हुआ, धीरे धीरे घटना चालू किया। तो देखो हम क्या लिखे हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करता है, सही है ना। ऊपर से नीचे आएंगे तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो नीचे से ऊपर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर हमको मान लो ऐसा क्वेश्चन देता है कि 3-4 ऑप्शन दे दिया, उसमें बोला कि एसआरपी वैल्यू देकर कंपेयर करा रहा है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल, रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा है। देखो एजेंट का मतलब क्या? इससे रिड्यूसिंग हमको कंपेयर करना है रिड्यूसिंग एजेंट। तो 3-4 दे दिया तो हमको करना होता है जिससे कंपेयर, तो क्या करेंगे कि जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा वो मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका एसआरपी वैल्यू कम वो मोर पावरफुल क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन करते हुए और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करते हुए। ध्यान रखना है कि जैसे हम बोले कि इसमें रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा है? Li का। Li प्लस का नहीं बोलेंगे, Li प्लस में जाना चाह रहा है, इसलिए Li का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। क्योंकि रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या? सामने वाला को रिड्यूस कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। तो एजेंट का मतलब क्या? दूसरे का काम करना है। एजेंट क्या करता है? दूसरे का काम करता है। इसलिए हम बोले कि रिड्यूसिंग पावर जो बोले हैं, या फिर रिड्यूसिंग पावर बोलो या फिर रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, दोनों सेम चीज है। तो अगर Li को हम बोलते हैं कि इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, मतलब Li प्लस में जाना चाह रहा है, और सामने वाला जो भी रहेगा, 2 हाफ सेल होता है, एक पे मान लो रिडक्शन हो रहा है तो सामने वाला का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। वही बात कर रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो सामने वाला क्या कर देगा? रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? खुद का ऑक्सीडेशन और सामने वाला का रिडक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सामने वाला का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन, है ना। तो ध्यान रखना। तो ये सब क्या है? ये सब मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। जब नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर नहीं, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा सुनो, जब हम बोल देंगे कि F2 है मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों वीक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ? क्योंकि देखो F2 से F माइनस में चला गया। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके लिए बात करते हैं? इधर वाले पार्ट के लिए, है ना, कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है? घट रहा है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो रिड्यूसिंग पावर घट रहा है। और रिड्यूसिंग पावर किसके लिए बात करेंगे? प्रोडक्ट के इधर साइड वाले बात के लिए। तो F2 का सबसे ज्यादा क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये सबसे कम रिड्यूसिंग पावर हुआ। क्यों? ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट में आया। कैसे? F माइनस F2 में नहीं जाना चाह रहा, मतलब ऑक्सीडेशन करना नहीं चाह रहा। तो खुद का ऑक्सीडेशन ये करना नहीं चाह रहा, तो सामने वाला का रिडक्शन करना नहीं चाहेगा। जब सामने वाला का रिडक्शन नहीं करना चाहेगा, इसलिए वीक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। सेम केस यहाँ पे, अगर Li से Li प्लस में जाना चाह रहा है, मतलब Li प्लस से Li बनना नहीं चाह रहा, तो जब Li प्लस से Li बनने का मतलब क्या है? रिडक्शन। खुद का रिडक्शन करना नहीं चाह रहा, इसका मतलब क्या? सामने वाला का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। इसलिए ये क्या हुआ? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। यहाँ बताया है कि ये मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वाला पार्ट वीक रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। इधर रिड्यूसिंग एजेंट प्रोडक्ट साइड और उधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नीचे सबसे पावरफुल होता है तो ऊपर में वीक हो जाता है, ऊपर में इधर स्ट्रांग हुआ, इधर नीचे में वीक हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसका पूरा समरी निकला, समझ में आया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो अभी एक क्वेश्चन कराएंगे। देखो इसके बाद एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। क्या? कि स्पीसीज particularly metals having highly negative SRP और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अभी बताए थे कि जिसका SRP वैल्यू नेगेटिव में है वो मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे अभी बताया है ना, लिथियम, Na, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये जिंक है ना, ये जिंक है, फिर आयरन, ये क्या है? मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका SRP वैल्यू क्या है? कम है। फिर देखो स्पीसीज विच हाईली पॉजिटिव SRP और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका SRP वैल्यू ज़्यादा होगा
वो मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे F2 था, MnO4 माइनस था, कॉपर 2 प्लस था, Ag प्लस था, Fe3 प्लस था, Cl2 था, Au3 प्लस था, है ना। ये पहला एप्लीकेशन था। हमको कभी कभी क्वेश्चन में कंपेयर करना होता है कि कौन सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है पावरफुल और कौन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्या है कि मोर एक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये बताए थे ना, जिंक था, कॉपर सल्फेट था, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनाया था, जिंक सल्फेट, फिर कॉपर, फिर क्या सेकेंड चीज, कॉपर इधर प्लस जिंक सल्फेट इधर, ये क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक बना दिया, है ना। बताओ ये रिएक्शन होगा कि ये रिएक्शन होगा, है ना। तो अभी जो हम देखें ना ये वाला चीज क्या है, ये वाला पार्ट, मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ऊपर वाला नीचे वाले के सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, वही एप्लीकेशन है यहाँ पे। देखो क्या कि जैसे जिंक है तो जिंक कहाँ आता है, सीरीज में। सीरीज था ना अभी अभी जो सीरीज था, सीरीज क्या है, ये देखो लिथियम पोटेशियम ये होगा ना, ये नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर वाला क्या करता है, ऊपर में देखो जिंक कहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है, और कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जिंक कॉपर 2 प्लस वाला अगर सोल्यूशन है तो उस पर कॉपर 2 प्लस को हटा करके खुद वहाँ पे रिएक्ट कर जाता है। ऊपर वाला एक्टिव मेटल है और नीचे वाला को हम क्या बोल देंगे, लेस एक्टिव मेटल, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो क्या है, मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। वही यहाँ पे लिखे हैं कि जिंक है हाईली एक्टिव मेटल क्योंकि सीरीज में ऊपर है, और जो लेस एक्टिव मेटल का सोल्यूशन है उसमें से लेस एक्टिव मेटल को हटा करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये लेस एक्टिव मेटल हाईली एक्टिव मेटल के सोल्यूशन से हाईली एक्टिव मेटल को नहीं निकाल पाएगा। ये रिएक्शन कैसा है, गलत है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया। तो पहला ये सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा इसका एक और एक्सप्लेनेशन है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हुआ क्यों, क्योंकि इसका क्या आया होगा, इस सेल का जो वैल्यू आएगा, ई नॉट सेल का वैल्यू वो कैसा आया होगा, पॉजिटिव आया होगा। तभी डेल्टा जी इसका कैसा आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया मतलब रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस में पक्का ई नॉट सेल जो है वो कैसा आया होगा, नेगेटिव आया होगा। तभी डेल्टा जी इसका पॉजिटिव आया। तो डेल्टा जी पॉजिटिव आने से रिएक्शन नहीं होता क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है ना। तो ई नॉट सेल इसका कैसा नेगेटिव आया, तो हम निकाल भी सकते हैं। जैसे कॉपर कहाँ चला गया, कॉपर से कॉपर 2 प्लस, मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना। तो देखो हम इसको निकाल भी सकते हैं, है ना, निकाल के बताते हैं। इसको हम निकाल के बताते हैं कैसे, ई नॉट सेल कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, तब ये रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, जैसे देखो ई नॉट सेल कैसे होता है, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, बताए थे फॉर्मूला ये वाला। तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का। तो कॉपर से कॉपर 2 प्लस बनना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखेंगे किसका, कॉपर का। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है कॉपर का, देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है, मतलब 0.34 क्या है, 0.34 रिडक्शन पोटेंशियल है। तो उसका उल्टा करेंगे माइनस 0.34, क्यों, क्योंकि हमको लिखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। माइनस 0.34, फिर प्लस रिडक्शन कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है। जिंक यहाँ पे कितना पे है, 2 प्लस में कहाँ चला गया, 0 में। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका देखो क्या होता है, यहाँ पे जिंक का देखो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.76। तो माइनस 0.76 डालो यहाँ पे, तो माइनस 0.76, तो क्या बन गया देखो, तो ये भी प्लस माइनस, तो माइनस 0.34 माइनस 0.76, है ना। तो 6 4 10 के 0, हाथ में 1 7 10, 1.1 माइनस में। देखो ई नॉट इसका कैसा आया, माइनस में आया, और इसका ई नॉट कैसा आता, प्लस में आता। इसका भी निकाल लो, देखो ई नॉट सेल कितना आया, ई नॉट सेल कितना आया, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, है ना। तो ई नॉट सेल कितना है इसका, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, जिंक। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, यहाँ देखो ये लिखे थे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का,
इसको उल्टा कर देंगे तो प्लस में 0.76, फिर प्लस रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है, तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर में ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखे थे, इसका उल्टा कर देंगे 0.34, ये आ जाएगा प्लस में 1.1 वोल्ट। तो देखो इसका ई नॉट सेल पॉजिटिव आया तो डेल्टा जी निगेटिव, इसलिए ये रिएक्शन हो गया। लेकिन ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका ई नॉट सेल का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में है मतलब डेल्टा जी कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हुआ, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, इसलिए रिएक्शन नहीं होता। इसलिए हम बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि एक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाला जो है हाईली एक्टिव मेटल है वो लेस एक्टिव मेटल के सोल्यूशन से लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ये ट्रिक सीखे हैं, लेकिन ये ट्रिक का एक्सप्लेनेशन ये वाला है, ठीक है। चलो इसके बाद चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट सॉरी तीसरा पॉइंट है ना, क्या बोलता है कि हाईली एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस H2 गैस फ्रॉम वाटर इवन एट रूम टेम्परेचर, है ना, और मेटल लेस एक्टिव प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन ECS डू नॉट डिस्प्लेस H2 गैस, ये H2 गैस है ना, H2 गैस फ्रॉम वाटर और स्टीम। सही है। देखो होता क्या है कि H2 गैस जैसे वाटर में हम हाईली एक्टिव मेटल डाल दें, तो हाईली एक्टिव मेटल का बोलने का मतलब कि जैसे मान लो सोडियम को वाटर में डाल देते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस फटाफट रिलीज कर देता है ना, हाइड्रोजन गैस फटाफट क्या कर देता है, रिलीज। क्यों रिलीज किया, क्योंकि ये हाईली एक्टिव मेटल है। जैसे नीचे आएंगे धीरे धीरे जैसे जिंक आ गया तो वाटर में डालेंगे ना तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में रिलीज करेगा। तो हम क्या कर देते हैं, वाटर को हल्का सा गर्म कर देते हैं, स्टीम वगैरह। लेकिन अगर हाइड्रोजन के ऊपर वाला मेटल है उसको हम हाईली एक्टिव मेटल मानते हैं और हाइड्रोजन के नीचे वाला को लेस एक्टिव मेटल मानते हैं। अगर हाईली एक्टिव मेटल है तो वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है रिएक्शन करके। तो जैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक्टिविटी जो सीरीज है उसमें से धीरे धीरे ना उसका वैल्यू पावर धीरे धीरे कम होते रहता है। तो वाटर से सोडियम हाईली एक्टिव मेटल तुरंत H2 गैस निकाल देगा, लेकिन जैसे नीचे नीचे आते चलेंगे वैसे वैसे हमको वाटर को क्या करना पड़ता है, थोड़ा गर्म करना पड़ता है, तभी जाके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के नीचे पहुंच गए, हाइड्रोजन के नीचे जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ये सबको अगर पानी में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो वही इसमें एप्लीकेशन में दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो मेटल प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन ECS कैन डिस्प्लेस H2 गैस फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना। एक पॉइंट छूटा हुआ है तो पॉइंट आप लोग लिख ले, क्या कि डाइल्यूट एसिड में अगर हाईली एक्टिव मेटल डालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है ना। यहाँ आधा पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें लिख लेते हैं कि मेटल प्लेस्ड एबव हाइड्रोजन इन ECS कैन डिस्प्लेस H2 गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो क्या है यहाँ से कि मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा अगर उसको डाइल्यूट एसिड में डालते हैं, डाइल्यूट एसिड में अगर हाईली एक्टिव मेटल को डालते हैं, मतलब एक्टिव मेटल को डालेंगे तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाला मेटल को यूज करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। तो दो केस हम क्या पढ़े कि वाटर में अगर हाईली एक्टिव मेटल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, बिलो हाइड्रोजन के नीचे हम हाईली एक्टिव मेटल नहीं मानते हैं, एक्टिव मेटल नहीं मानते, वो लेस एक्टिव मेटल है ना। हाईली एक्टिव मेटल हम केवल हाइड्रोजन से ऊपर वाला एलिमेंट के लिए मानते हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे वाला जो पार्ट है उसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। सेम केस डाइल्यूट एसिड में, अगर डाइल्यूट एसिड है जैसे HCl है, डाइल्यूट HCl, उसमें अगर हम हाईली एक्टिव मेटल डालते हैं जो कि हाइड्रोजन से ऊपर वाला एलिमेंट हुआ तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन उसके नीचे वाला हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ एक्टिव मेटल आर थर्मली स्टेबल बट ऑक्साइड्स ऑफ लेस एक्टिव मेटल आर थर्मली लेस स्टेबल। इसका मतलब क्या है कि जैसे हाईली एक्टिव मेटल कौन सा है, सोडियम, तो सोडियम का ऑक्साइड बनाओ Na2O, जैसे MgO है ना, MgO, फिर जैसे हो गया फिर कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब कैसा है, हाईली एक्टिव मेटल का ऑक्साइड है। तो अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये हीट करने से ब्रेक नहीं होता, ये ऑक्साइड हीट करने से ब्रेक नहीं होता, इसलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं कि हाईली थर्मली स्टेबल बोलते हैं इसको। थर्मली स्टेबल का मतलब क्या कि जब हीट करते हैं तो ये थर्मल एनर्जी इसको मिलता है ना। तो थर्मल एनर्जी मिला तो थर्मली स्टेबल है ये कंपाउंड, मतलब ये कंपाउंड को कितना भी हीट दे दो, कितना भी नहीं, मतलब अगर हीट देते हैं तो ये कंपाउंड जनरली ब्रेक नहीं करता, ये भी ब्रेक नहीं करता, ये भी ब्रेक नहीं करता, तो हम क्या बोल देंगे, ये सब कंपाउंड कैसा है,
थर्मली स्टेबल कंपाउंड है। फिर अगर हम वहीं पे ऐसा ले लें, लेस एक्टिव मेटल, लेस एक्टिव मेटल मतलब क्या, हाइड्रोजन से नीचे, जैसे हम बात किए एच जी या फिर Ag2O है ना, ये कैसा है, लेस एक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन से नीचे आता है ना Ag। अगर लेस एक्टिव मेटल का ऑक्साइड ले और उसको हीट करे तो ये ब्रेक कर जाता है किसमें, ये ब्रेक कर जाता है किसमें, ये ब्रेक कर जाता है Ag सॉलिड में। ये बैलेंस कर देंगे ना, हाफ Ag प्लस O2 गैस, ये नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 2Ag प्लस हाफ O2 गैस। ये रिएक्शन हो गया। देखो जब हीट करेंगे लेस एक्टिव मेटल के ऑक्साइड को तो ये हीट करने से ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिर इस कंपाउंड को ये हीट करने से ब्रेक हो गया, इसलिए थर्मली स्टेबल नहीं है, थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड हुआ। और भी ले सकते हैं, जैसे HgO का कंपाउंड हो गया ना HgO, अगर इसको हीट करते हैं तो ये Hg लिक्विड के फॉर्म में गया और हाफ O2 गैस निकल गया, क्योंकि Hg भी क्या है, हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो लेस एक्टिव मेटल का ऑक्साइड हुआ तो हीट करेंगे तो थर्मली अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक कर जाता है। क्या कंक्लूजन निकला, एक बार रिपीट करते हैं। पहला क्या, अगर पहला एप्लीकेशन क्या था कि अगर SRP वैल्यू ज़्यादा है ना, SRP वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, वो मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अगर SRP वैल्यू नेगेटिव में है तो मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, पहला एप्लीकेशन। सेकंड, हाईली एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल के सोल्यूशन से लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके खुद वहां पे आ जाता है, सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या, कि अगर वाटर है, वाटर में हाईली एक्टिव मेटल जो कि हाइड्रोजन से ऊपर वाला को मानते हैं, उसको अगर डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाला लेस एक्टिव मेटल को अगर हम पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। उसके बाद डाइल्यूट एसिड में अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाला हाईली एक्टिव मेटल को डालते हैं तो वहां भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाला लेस एक्टिव मेटल तो अगर हम उसको डालते हैं डाइल्यूट एसिड में तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। फिर पांचवा क्या समझे, कि अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाला हाईली एक्टिव मेटल का ऑक्साइड है तो वो थर्मली स्टेबल होता है, हीट करने से ब्रेक नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाला कोई भी ऑक्साइड है अगर उसको हम डालते हैं कहाँ पे, मतलब उसको हीट करते हैं तो हीट करने से वो कंपाउंड तुरंत ब्रेक कर जाता है, तो थर्मली अनस्टेबल होता है। ठीक, ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल K प्लस से K प्लस में दिया हुआ है, Ag प्लस का Ag से दिया हुआ है, Ag2 प्लस Ag में दिया हुआ है, M का दिया है, क्रोमियम का दिया है। हमको बोल रहा है अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर हमको कंपेयर करना है ना, तो रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करने का मतलब क्या, कि जिसका SRP वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव में, उसका वो मोर पावरफुल क्या, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ वाला मानते हैं, प्रोडक्ट वाला। जैसे यहाँ पे हाईली नेगेटिव SRP वैल्यू दिया है कि पहले ये समझो, K प्लस से K में गया मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से नीचे गया, मतलब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, सब में नीचे जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। सब कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जिसका मोर नेगेटिव SRP वैल्यू होगा वो मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पे हाईली नेगेटिव कौन सा है, 2.93, ये तो प्लस में है, और 0.79 प्लस में है, -2.37 -0.74। सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सा है, -2.93, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हाँ जी यही है। तो -2.93 K प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चला गया, K में, और इसका जो SRP वैल्यू दिया हुआ है E0 SRP वो कितना दिया है, हटाते हैं, SRP वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2.93 वोल्ट। तो -2.93 वोल्ट आया। तो इधर हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इधर देखते हैं रिड्यूसिंग पावर, है ना। इधर मेटल है ना, मेटल का रिड्यूसिंग पावर होता है।
है ना, क्योंकि मेटल रिस्क कर सकता है क्या बोलते हैं सामने वालों को, अब खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। के प्लस में जाना चाहता है, तो पहले किसका आएगा, पोटेशियम क्या आएगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग पावर, है ना। उसके बाद -2.93 के बाद कौन सा वैल्यू है, -2.37, फिर कौन आ जाएगा, Mg आ जाएगा, फिर कौन आएगा, -0.74 क्रोमियम आ जाएगा, फिर कौन आएगा, 3 हो गया ना, Mg, क्रोमियम और पोटेशियम, फिर बचा Ag और Hg। Ag और Hg में कम वैल्यू कौन सा है, SRP वैल्यू नेगेटिव में है ना, यहाँ पे देखो 0.80 और 0.79, सबसे कम SRP वैल्यू कौन है दोनों में, सबसे कम SRP वैल्यू 0.79 है, तो इसके बाद आ जाएगा Hg और फिर कौन है, Ag, है ना। ये क्या बता रहा है, रिड्यूसिंग पावर, है ना, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका, K का, फिर Mg का, फिर क्रोमियम का, फिर Hg का, फिर Ag का, ठीक है। तो ये इसका ये क्या हुआ, हुआ। तो ये जो पार्ट हुआ, ये क्वेश्चन इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इस टाइप से बनता है ना, तो नीट वगैरह में, मेंस वगैरह, जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको ध्यान रखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे पूछता ऑक्सीडाइजिंग पावर, अगर यहाँ पे पूछता ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो हम क्या चेक करते, हाईली पॉजिटिव SRP, जिसका सबसे ज्यादा SRP वैल्यू, वो मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग पावर, और वो किसका होता, रिएक्टेंट वाले साइड का, जैसे यहाँ K+ का होता है ना। तो इधर वाला का ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसका रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। तो यहाँ तक रखते हैं ना, इसके बाद हम लोग जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, नॉट सिचुएशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, थैंक यू।